Hello guys, good morning. This is Mike Giraj here, and today I am going to get discuss about the moving charge particle and magnetism. So first of all, let me discuss here what is magnetic field. Okay, so magnetic field is just a type of field where any bar magnet or any current carrying conductor experience some external force. It means कोई बार मैग्नेट है या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई कंडक्टिंग वायर है। ओके, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। दैट्स फील्ड, जिस फील्ड में ऐसा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर स्टेडियम में खेल रहा है, तो वहाँ स्टेडियम में बैठे हुए लोग जो उस क्रिकेटर को एक्साइटमेंट करते हैं, दैट्स फील्ड इज नोन एज स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम फील्ड। अगर वही व्यक्ति घर में हो, टेलीविजन देख रहे हो, फिर एक्साइटमेंट करें, तो क्या उस क्रिकेटर को एक्साइटमेंट होगा? वो उस जोश और जुनून के साथ खेल सकता है? नहीं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया, दैट्स फील्ड इज नोन एज क्रिकेट स्टेडियम, इसीलिए उसको स्टेडियम बोला गया। क्लासरूम में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स उसके लेक्चर जो डिलीवर कर रहा है उससे जो इंस्पिरेशन मिल रहा है, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपने आप में, तो वो फोर्स स्टूडेंट्स और टीचर के थ्रू, अगर स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तो टीचर महसूस करेगा, और टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट महसूस करेंगे। तो ये फोर्स उस क्लासरूम वाली फील्ड हो गई जिसे क्लासरूम बोलते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ये कोई बार मैग्नेट है एंड एस, दिस इज अ बार मैग्नेट। हियर some iron particles fabricated around the this magnet, so maximum iron particles get collected at the N and S ends, and some ones are also aligned in such a way like this. Okay, तो ये आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एन टर्मिनल से इमिट होती हैं और एस टर्मिनल पर एंड करती हैं, और मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं और एस टू एन होती हैं। फिलहाल इस तरीके से तो ये जो थे आयरन पार्टिकल्स इस बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर हम कोई आयरन का टुकड़ा किसी मैग्नेट के पास लेकर आते हैं, तो देन जस्ट वी रियलाइज सम एक्सटर्नल फोर्स, हम महसूस करते हैं कि इसमें कुछ फोर्स खिंचाव लग रहा है। लेकिन वही अगर आयरन का पार्टिकल बहुत दूर ले जाए मैग्नेट से, तब तो ये रियलाइज नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। सेम वे ये कोई, दिस इज अ बार मैग्नेट and the same way this is a current carrying conductor in which some current is flowing, and a compass needle carrying in different position, so it shows some deflection in different way, like first of all this, second one this, third one this, and fourth one this। so इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, और स्टेट ने यही चीज एक्सपेरिमेंट में शो किया कि कोई कंपास नीडल को इसके इर्द गिर्द ले जाते हैं तो हर बार इसकी पोजीशन चेंज होती है। नॉर्मली तो ये नॉर्थ साउथ ही रुकती है, और इसको करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसीलिए हमने क्या लिया, ये है एक करंट कैरिंग conductor। okay, so we can say that now a bar magnet and a current carrying conductor experience some external force in such type of field, that field is known as magnetic field। okay, कोई बार मैग्नेट है या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो जिस रीजन में ये एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, दैट्स रीजन और दैट्स फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो वी कैन से दैट so magnetic field is a such type of field, write down, magnetic field is a such type of field where any bar magnet or any current carrying conductor experience some external force called magnetic field, and it is denoted by
capital B. Magnetic field denoted by capital B, and its unit first one is Newton per ampere meter, second one is Weber per meter square, third one is Tesla, and fourth one is Gauss. These three are the MKS unit or SI unit, SI or MKS, and last one is CGS. Okay, all these are equal, like 1 Tesla equals to 1 Newton per ampere meter equals to 1 Weber पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये सब इक्वल होते हैं, एमकेएस में है, और इनका रिलेशन गाउस में 1 टेस्ला इक्वल टू 10 रेज पावर 4 गाउस। ओके, या 1 गाउस इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 4 टेस्ला, ये रिलेशन हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Okay, it also follows the superposition law. Magnetic field also follows the superposition law. Okay, मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है। अब सुपरपोजिशन लॉ जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड, ओके, उस सिस्टम में जितने भी चार्ज थे उनके वेक्टर सम के इक्वल था। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि किसी भी एक पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है उन सब के वेक्टर सम के इक्वल होता है, दैट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इट आल्सो फॉलोज द सुपरपोजिशन लॉ। ओके, एंड it means magnetic field a vector quantity. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सो डायरेक्शन होती है, दो तरीके से शो करेंगे यहाँ पर। अगर हम क्रॉस सिंबल शो करते हैं, सो वर्टिकली डाउनवर्ड विद रेस्पेक्ट टू प्लेन पेपर। ओके, और अगर हम इसको इस तरीके से डॉट सिंबल से शो करते हैं, सो इट रिप्रेजेंट्स वर्टिकली अपवर्ड विद रेस्पेक्ट टू प्लेन पेपर। इनका बहुत यूज होगा, सो ध्यान रखिएगा इस सिंबल्स को। अगर क्रॉस सिंबल से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं, सो वो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरीके से होते हैं। वर्टिकल तो रहेगी ही है, लेकिन प्लेन पेपर के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड रहेगी और प्लेन पेपर के रिस्पेक्ट में अपवर्ड रहेगी। सो जस्ट रिमेंबर दिस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड whenever it represented that this cross symbol, then its direction will be vertically downward with respect to plane paper, and whenever it is denoted that the dot symbol, then direction of magnetic field will be vertically upward with respect to plane paper. Okay, and now let me discuss here the Fleming rule and Maxwell rule. Okay, so what is the Fleming rule? Fleming rule for the finding direction of magnetic field. So according to Fleming, if we stretch our left hand such as this,
If we stretch our left hand such as thumb, forefinger and middle finger, which are mutually perpendicular to each other. This is thumb, this is forefinger, and this is middle finger. If we stretch our left hand such as thumb, forefinger and middle finger, which are mutually perpendicular to each other, then thumb represents the direction of force, forefinger represents the direction of magnetic field, and middle finger represents the direction of इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कैसे लर्न रखते हैं? इसको बोलते हैं फादर फिंगर, इसको बोलते हैं मदर फिंगर, और इसको बोलते हैं चाइल्ड फिंगर। ये लर्न करने में भी इजी रहेगा। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर का F रिप्रेजेंट्स फोर्स, मदर का M रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड चाइल्ड का C रिप्रेजेंट्स करंट। ओके, फादर फिंगर, मदर फिंगर एंड चाइल्ड फिंगर। Just remember this easily. So if we stretch, just to write down, if we stretch our left hand such as thumb, forefinger and middle finger, which are mutually perpendicular to each other, then according to this learning way, father finger, mother finger and child finger, thumb represents the direction of force, forefinger represents the direction of magnetic field, and middle finger represents the direction of current. Okay, so in this way we will calculate the direction of each force, magnetic field and current. So this is the Fleming rule, Fleming left hand rule. Okay, now let me discuss here Maxwell screw rule. Okay, so now we are going to discuss Maxwell screw rule. So what is Maxwell screw rule? According to Maxwell, let me consider this is an screw. Okay, and if we rotate it in the clockwise direction like this, this is the Maxwell rule. Okay, like this. Okay, so whenever we rotate it in the clockwise direction, this is clockwise direction, in this way the screw will go in vertically downward or inward, and which represents the direction of current. It represents the direction of current, and it vertically inward or downward, and thumb will go in this direction. This is the direction of thumb, and which represents the direction of magnetic field, like this. If we rotate this screw in the clockwise direction, जब भी आप किसी स्क्रू को clockwise rotate करते हैं, चाहे किसी वॉल में हो या किसी रूफ में या किसी टेबल में, तो स्क्रू टाइट होता है। ओके, स्क्रू टाइट होने का मतलब वो स्क्रू डाउनवर्ड, इनवर्ड जा रहा होता है, तो स्क्रू की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, लाइक दिस। एंड जब ऐसा हम करेंगे तो देखिएगा ये थंब इस तरीके से करने पर ये थंब इस तरीके से जा रहा है, जैसे यहाँ पर है ये थंब जा रहा है ये,
तो थंब की डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, अगर हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें लाइक दिस, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अब स्क्रू क्या होता है, जब हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं किस तरीके से, तो स्क्रू खुलता है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन पर क्या होता है, अगर स्क्रू को इस तरीके से रोटेट किया जा रहा है तो स्क्रू आउटवर्ड आ रहा है। सो अब ये स्क्रू की डायरेक्शन हो जाएगी वर्टिकली आउटवर्ड, आउटवर्ड बोल सकते हैं या अपवर्ड भी बोल सकते हैं ऐसे, और ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और अब की बार थंब इधर की तरफ होगा, थंब which represents the direction of magnetic field. Okay, clear? So according to the Maxwell screw rule, whenever we rotate any screw in the clockwise direction, then screw will go in vertically inward or downward, which represents the direction of current, and thumb represents the direction of magnetic field. On the other hand side, if we rotate this screw in anti-clockwise direction in this way, okay, so anti-clockwise direction, so screw will go in vertically upward or outward, which represents the direction of current, and now thumb direction represents the direction of magnetic field, and thumb will go in vertically in this way. Okay, so this is the Maxwell screw rule. Okay.